गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रक अध्याय के अंतर्गत इसके पूर्व में भाग 5 तक हमने आपको बतलाया कि किस प्रकार से अल्प या छिपी या गुप्त या प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, हमारे कृषि क्षेत्र में व्याप्त है और वर्ष भर किसानों को, कृषि श्रमिकों को रोज़गार नहीं मिलता है। कैसे वो अल्प बेरोजगारी के शिकार होते हैं, जिसमें हमने लक्ष्मी जैसे एक किसान का उदाहरण दिया था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प बेरोजगारी को जानने समझने के बाद अब प्रश्न उठता है कि हम अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। हाउ द एडिशनल employment can be generated in order to overcome the problem of underemployment or disguised unemployment, particularly in the rural economy of this country. So that is a big question, how to generate additional employment. उपयुक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीकों को देखते हैं। आइए, एक तरीका इसमें दिखाता है वही लक्ष्मी का उदाहरण। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूँ उपजाती है। मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों की 50 दिनों बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई में तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है। इसमें कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो इसमें पहला क्या है कि एक कुआं वह खोद सकती है या सरकार बड़े पैमाने पर एक नहर या बांध के माध्यम से कई किसानों के सिंचाई की व्यवस्था करने का प्रयास करती है। तो ऐसे में नहर और बांध बनाने के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। जब सिंचाई की सुविधा हो गई, उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें अपने उत्पाद नज़दीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान, जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। तो देखिए कैसे इंटर रिलेटेड हैं चीज़ें, एक दूसरे से संबंधित हैं। कि सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार होगा तो बांध बनाने पड़ेंगे, नहरें बनानी पड़ेंगी, बड़े पैमाने पर करने से लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब सिंचाई की व्यवस्था हो गई तो किसान का उत्पादन बढ़ा, जब उत्पादन बढ़ा तो उसके लिए उसे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सरप्लस उत्पादन हो गया, उसकी अपनी आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन अब हुआ, तो ज़्यादा हुआ तो उसे बाज़ार में बेचने जाना होगा। उसके लिए उसे सड़क की ज़रूरत पड़ेगी, तो सरकार को सड़क बनवाने पड़ेगी, तो लोगों को रोज़गार जनरेट होगा। फिर मिनी ट्रक और ट्रैक्टर, बैलगाड़ी या किसी भी परिवहन के साधन से ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो परिवहन के क्षेत्र में अतिरिक्त रोज़गार मिलेगा। फिर व्यापारी जो है उसको क्रय करेगा, बेचेगा, तो व्यापार के क्षेत्र में भी कुछ रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। लक्ष्मी की ज़रूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीजों, उर्वरकों, कृषिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी ज़रूरत है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकती, इसलिए उसे साहूकारों से पैसा उधार लेना होगा और उच्च ब्याज दर पर वापस करना पड़ेगा। यदि स्थानीय बैंक
उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है तो वह इन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख भी प्रदान करने की ज़रूरत है। हम अध्याय 4 मुद्रा एवं साख में कुछ आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे। अब ये साख कैसे सृजन होता है, कैसे बैंक और मुद्रा के विषय में, ये अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, आगे के अध्याय में। अब इस तरह से यहाँ कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्मी के पास पैसा नहीं है तो उसे पंप सेट लगाने के लिए, खेत में बीज खाद का प्रयोग करने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उधार लेने की ज़रूरत पड़ेगी। वो साहूकार के पास जाएगी तो ज़्यादा ब्याज दर पर साहूकार उसे पैसा देगा, इसलिए उसे स्थानीय बैंक की शरण में जानी पड़ेगी जो सस्ते दरों पर ब्याज उपलब्ध कराएगी। आपने सुना होगा, इसीलिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लागू की है कि किसानों को साल भर के लिए एक निश्चित राशि उनके खेत की आकार के आधार पर, कि वो उनके पास कितने खेत हैं उसके आधार पर किसानों को फसल पैदा करने के लिए ऋण उपलब्ध कराती है, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं, केसीसी कहते हैं। तो इसके बारे में भी आप यूट्यूब पर जा कर के केसीसी क्या होता है क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि केसीसी किसानों को एक अल्पकालीन ऋण है जिसको 1 साल के अंदर ही उसे जमा करना पड़ता है फसल पैदा करने के लिए, लेकर के फिर फसल बेच करके 1 साल के अंदर उसे बैंक में वापस करना पड़ता है। यदि वह वापस कर देता है तो उस पर केवल 4% ही ब्याज लगता है। तो इस तरह सरकार ये सुविधा प्रदान की है ताकि किसान साहूकारों के ऋण जाल और बड़े कर्ज के बोझ तले जो दब जाते हैं वह न दबें और एक सम्मानपूर्वक और आसानी से उत्पादन को बढ़ा करके कृषि के कार्य को संपन्न करें। हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकें। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर दलहन फसलें उपजाने का निर्णय करते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा ही उदाहरण है। शीत भंडारण, कोल्ड स्टोरेज जिसको कहते हैं, गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सकें और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकें। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में हम शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं जहां किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकें। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, टमाटर और फल इत्यादि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा। तो आपने देखा इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाएं, कोल्ड स्टोरेज खोले जाएं और प्रसंस्करण प्रोसेसिंग सेंटर बनाए जाएं जहां पर कि टमाटर है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हल्दी है, बहुत सारे ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिनको इकट्ठा किया जा सके, रखा जा सके, जिससे कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य भी मिले और कृषि में विकास हो और अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा हों। तो आपके विचार से आपके क्षेत्र में किस समूह के लोग बेरोजगार अथवा अल्प बेरोजगार हैं? क्या आप कुछ उपाय सुझा सकते हैं जिन पर अमल किया जा सके? जैसे मेरे विचार से तो मैं कहता हूं कि फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण में बहुत सारे उद्योगों की स्थापना हो सकती है, ख़ास करके हमारे पूर्वांचल के क्षेत्र में, जैसे चिप्स है, मुरब्बा है, पापड़ है, जेम है, जेली है, अचार है, ऐसे खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं, मसाले हैं, तेल है। छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से जिसको कह सकते हैं कि इस छोटे शिशु उद्योग की तरह छोटे छोटे इकाइयां लगा करके अतिरिक्त रोज़गार सृजित किया जा सकता है। पता लगा कि इंदौर से बना हुआ पापड़ यहाँ आकर के आपके ज़िले में बिक रहा है, अचार दिल्ली का बना हुआ आपके ज़िले में बिक रहा है, जेम, जेली, मुरब्बा, चिप्स, नमकीन, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं
जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री छोटी छोटी लगा करके ये निर्धारित कर दिया जाए कि इसी क्षेत्र में यहीं के आसपास की बनी हुई चीज़ें बाज़ार में बिकेंगी, तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट को, रोज़गार को जनरेट किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने के आयु वर्ग 5 से 29 वर्ष में लगभग 60% बच्चे हैं। इनमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं, शेष विद्यालय नहीं जाते हैं। वे या तो घर पर रहते होंगे या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगें तो हमें और अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग पूर्व वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे, जिन पर हम अध्याय 1 में चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि अतिरिक्त रोज़गार कैसे पैदा किया जा सकता है। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोज़गार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से ही हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझावों के अमल में लंबा समय लगेगा, अतः छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपायों की ज़रूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 665, देखिए ये महत्वपूर्ण है, 665 जिलों में काम के अधिकार को लागू करने के लिए कानून बनाया। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, जिसको सामान्यतया हम कहते हैं मनरेगा, सभी गांवों में लागू की गई है। कहते हैं मनरेगा 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों जो, देखिए ध्यान से, जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए मनरेगा के बारे में ये दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। जैसे लघु, अभी हाल में ही सरकार ने कहा है, ये योजना चल रही है कि लघु और सीमांत, माने छोटे और सीमांत, जिनको कि 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, ऐसे किसानों के खेतों की मेड़बंदी मनरेगा के अंतर्गत कराई जाए। जल संरक्षण के लिए तालाब खुदवाए जाएं, जिससे कि जल संरक्षित होगा, वाटर लेवल भी बढ़ेगा और जल संरक्षित रहेगा तो सिंचाई होगी तो उत्पादन बढ़ेगा। तो इस तरह से ये जो मनरेगा है, इसको आप ध्यान से आप अपने नोट्स में तैयार कर लीजिएगा। इस पर अधिकांश प्रश्न आता है, इसलिए मनरेगा के विषय में आप अधिक से अधिक जानकारी मनरेगा को क्लिक करके गूगल से भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं कि यह कम से कम 100 दिन की गारंटी देता है। अगर 100 दिन सरकार काम नहीं देगी तो इन्हें बेरोजगारी भत्ता देगी, और इसके साथ साथ इसके अंतर्गत गांव के प्रधान द्वारा यह कार्य, मनरेगा के अंतर्गत वे कार्य सब कराए जाते हैं जिससे कृषि का उत्पादन बढ़े, जैसे मेड़बंदी खेतों की किसानों की करना, इसी तरह से बागवानी लगाना, तालाब तैयार करना, रास्ते तैयार करना, सड़कें जो हैं तैयार करना, ताकि किसान की फसल का परिवहन सही तरीके से किया जा सके। तो ट्रांसपोर्ट का हो, वाटर
कंजर्वेशन हो, तालाब खुदवाना हो, पेड़ लगाना हो, मेड़बंदी करना हो, सड़कों की मरम्मत करना है, चक्रोट को तैयार करना है। तो इस तरह से मनरेगा के अंतर्गत ये काम कराना ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है, ताकि रोज़गार भी सृजित हो और साथ साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में कृषि का विकास हो, कृषि का उत्पादन भी बढ़े। तो इस तरह से आओ इन पर विचार करें। ये चार प्रश्नों को आपको मनरेगा में और अन्य सारी ऊपर की बात जो कही गई हैं उसे पढ़ करके इन चारों प्रश्नों पर विचार करके चर्चा करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। धन्यवाद।